नर्सिंग के अंदर नाम आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम आता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है? तो नर्सिंग की माई बाप है, बोले तो नर्सिंग की जन्मदाता है, जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। प्यारे दोस्तों, इस लेडी को जाना जाता है ऑल्सो नोन एज लेडी विथ लैंप। इस लेडी का नाम क्या फेमस है? लेडी विथ लैंप के नाम से फेमस है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म कब हुआ था? तो आपका जवाब आएगा सर 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ। और जन्म कौन से शहर में हुआ? तो दोस्तों फ्लोरेंस नाम की सिटी में हुआ। कहां हुआ था? फ्लोरेंस नाम की सिटी में हुआ था। और प्यारे दोस्तों, ये फ्लोरेंस सिटी कहां पर देखने को मिलती है? तो इटली में। अरे ध्यान रखिएगा, किस में देखने को मिलती है? तो इटली में देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पे प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी शख्सियत की डेथ कब हो गई थी? तो आपका जवाब निकल के आएगा सर डेथ हो गई थी 13 अगस्त। अरे डेथ कब हो गई थी? 13 अगस्त 1910 को इनकी डेथ हो गई थी। और डेथ कहां हो गई थी दोस्तों? लंदन में हुई थी। अरे कहां देखने को मिलती थी? ध्यान रखिएगा, लंदन में हुई थी। और लंदन कहां है? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में। लंदन कहां है? इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, इनकी डेथ का कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी, अगर आपको इनके डेथ का कारण पूछ लिया जाए तो आपको जवाब देना है कोलेरा। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, ये जो नर्सिंग की माई बाप है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, प्यारे दोस्तों इन्होंने सबसे ज्यादा किस चीज को प्रमोट किया? तो ध्यान रखिएगा, हाइजीन को प्रमोट किया। किसको प्रमोट किया? हाइजीन को प्रमोट किया था कि हाइजीन मेंटेन करो। नेक्स्ट इन्होंने क्रीमियर वॉर, एक युद्ध था दोस्तों क्रीमियर वॉर। और क्रीमियर वॉर कब लड़ा गया था? तो 1854 से 56 के बीच में। और जो घायल सैनिक थे उन सैनिकों की सेवा किसी ने की थी, तो उस शख्सियत का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वापस से युद्धों का दौर चल रहा है, भारत पाकिस्तान में मामला गर्मा गर्मी चल रहा है और हम नर्सिंग प्रोफेशन के वासिंदे फ्रंट लाइन पे खड़े होकर के फिर से सैनिकों की सेवा करेंगे। ध्यान रखिएगा, वो दौर याद कीजिएगा कि क्रीमियर वॉर 1854 टू 1856 के बीच में लड़ा गया था, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायल सैनिकों की लैंप लेकर के सेवा की थी। इनको लेडी विथ लैंप क्यों बोला था? कि जैसे अभी ब्लैकआउट है तो उस टाइम भी ब्लैकआउट चल रहा था और उस ब्लैकआउट में हाथ में एक लैंप लेकर के घूम रही थी। वहीं पे नर्सेज का लोगो क्या होता है? तो याद रखिएगा, नर्सेज का लोगो होता है व्हाइट हार्ट। अरे व्हाइट हार्ट इनका लोगो देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, सफेद कलर का दिल। दूसरे नंबर पे आप लेडी विद द लैंप है, वो भी नर्सिंग का लोगो देखने को मिलता है। और 2025 की नर्सेज की थीम क्या देखने को मिल रही है? अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। अरे क्या थीम देखने को मिल रही है? तो ध्यान रखिएगा, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। अवर नर्सेज अवर फ्यूचर ए इकोनॉमिकल स्ट्रेंजर। ध्यान रखिएगा, ये हमें इकोनॉमिकल भी मदद देने का काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे मोटे मोटे रूप में आपके हो। वहीं पे पूछे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी। इन्होंने कौन सी थ्योरी के बारे में जानकारी दी थी? तो याद रखिएगा, एनवायरमेंटल। कौन सी दी थी? तो एनवायरमेंटल थ्योरी के बारे में जानकारी दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने मोटे मोटे रूप में कुछ जानकारियां। फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर भी यही है। नर्सिंग की पहली रिसर्चर भी कौन है? हाँ, स्ट्रेंज एंड इकोनॉमिक। वेल डन बेटा, ध्यान रखिएगा, पहली नर्सिंग की रिसर्चर भी कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, आज के सेशन का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखे, पहचाने, परखे और जवाब दे। आंकड़ा आज अटकना नहीं चाहिए, आज सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए प्यारे दोस्तों। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। आज जिन जिन बच्चों का जन्मदिन है बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑप्शन नंबर डी जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड द हाईएस्ट लेवल। मास्लो हायरार्की ने ह्यूमन नीड थ्योरी दी थी। किसने दी थी प्यारे दोस्तों? मास्लो, अब्राहम मास्लोज ने दी थी। ध्यान रखिएगा, अब्राहम मास्लो की एक मास्लो थ्योरी है। और ये मास्लो थ्योरी किसके लिए दी गई? तो इसको नीड थ्योरी कहते हैं, आवश्यकता। इसी को नीड थ्योरी बोलते हैं। अब्राहम मास्लो की फिजियोलॉजिकल नीड थ्योरी, या जिसे नीड थ्योरी कहते हैं। अब्राहम मास्लो ने बोला था कि ये वास्तविकता में, अब्राहम मास्लो ने बोला था कि जीवन के अंदर 5 स्टेप आते हैं और आप लोगों को डिसाइड करना है कि पहले कौन से स्टेप को छूना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से वो 5 स्टेप होते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप उन्होंने बोला था फिजियोलॉजिकल नीड।
पहला स्टेप का नाम है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी जिससे आप क्या बोल सकते हो प्यारे दोस्तों, जैसे कि पानी है, जैसे कि पानी है, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि टूर्नामेंट है, ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल नीड में रखी है। एम्स ऋषिकेश ने स्टार बना के पूछा टूर्नामेंट क्या है, तो टूर्नामेंट फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल का मतलब बॉडी के फंक्शन को जारी रखने के लिए, ध्यान रखिएगा, बॉडी के फंक्शन को जारी रखने के लिए काम में लिया जाने वाला तरीका है पहला फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों जिसको बोला जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तीसरे नंबर पे क्या नाम देखने को मिलता है, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस। अरे क्या होता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस। नेक्स्ट देखने को मिलता है सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम। और लास्ट में क्या देखने को मिलता है, सेल्फ ऑक्चुअलाइजेशन, ऑक्चुअलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से बात को समझिएगा। व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड व्हाट इज योर लास्ट प्रायोरिटी, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है और आपकी आखिरी प्रायोरिटी। बीच वाले को वैसे भी एग्जामिनर नहीं पूछता, तो अगर एग्जामिनर आपकी पूछे हाईएस्ट प्रायोरिटी तो आपका जवाब आएगा ये, और अगर आपसे पूछे कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फिजियोलॉजिकल नीड। दोस्तों अगर सबसे पहले अब्राहम मास्लो कहता है कि जीवन को यापन करना है तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करो, यानी आपके सांस का जुगाड़ है या नहीं है, आपके खाने पीने का जुगाड़ है नहीं है, आप अपनी जीवन को सर्वाइव कैसे करोगे, ये चीज खत्म करो। जैसे ही ये चीज खत्म हो जाती है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसके बाद इंसान सोचता है कि यार ये गाड़ी होनी चाहिए जिस गाड़ी में मैं सुरक्षित तरीके से चलूं ताकि मेरा बीच में ही ब्लास्ट नहीं हो जाए। दूसरा वो चाहता है कि कम से कम मेरा घर बना रहे ताकि एरा गेरा आता जाता मेरे कोई बंदूक की फायरिंग की गोली नहीं लग जाए। बोले तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी ये घर वगैरह कहां देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। हाउस है, कार है, अरे ये हाउस है, कार है, ये जो चीजें आपके सामने देखने को मिलती है ये कहां देखने को मिलती है, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आता है कि मैं अच्छे खासे झोपड़पट्टी में नहीं रहूं, मैं सड़क के किनारे नहीं रहूं कि आती जाती गाड़ी मुझे उड़ा दे, हिट एंड रन केस में न चला जाऊं। चलो तीसरे नंबर पे इंसान सोचता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कोई मुझसे भी प्यार करे, अरे कोई मुझसे भी प्यार करे, कोई भी मेरा भी घर परिवार हो, कोई मुझसे भी जुड़े, कोई मुझसे भी उम्मीदें लगाए, मैं भी किसी से उम्मीदें लगाऊं, ये इंसान का तीसरा स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि यहीं पे सोच ले कि लोग कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है, हमसे भी कोई प्यार करो हमें नींद बड़ी आती है, तो यहां पर ये गीत नहीं गाने, यहां कम से कम खाने पीने का जुगाड़ करो, यहां रहने का जुगाड़ करो। फिर तीसरे नंबर पे हाँ घर में रहने वाले का जुगाड़ लाएंगे, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस तीसरे में। चौथे नंबर पे होता है सेल्फ स्टीम, यानी इंसान चाहता है कि कम से कम मेरी भी इज्जत हो, मेरी भी कदर हो, मैं जाऊं तो चार लोग मुझे रेस्पेक्ट से बात करें, मेरे से मिले जुले, मेरे साथ में बैठे, मैं भी किन्हीं लोगों को सजेशन दूं, कुछ लोग मुझे सजेशन दें। ये चौथे नंबर का स्टेप है जो आजकल अपन पहले नंबर पे ले आते हैं, सेल्फ स्टीम। अरे जब तक ये नहीं होगा उससे पहले कोई इज्जत नहीं है, जब तक आपके पास में ये सारी चीजें नहीं है आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो अगर आपने अपने रोटी कपड़े का बंदोबस्त कर लिया, रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त कर दिया, उसके बाद प्यार का मतलब इमोशन से जुड़ी हुई चीजें हो सकती है, अरे ये पेड़ पत्तियां हो सकती है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, गाय भैंस बकरी कुत्ता, प्यार किसी से भी हो सकता है, सजीव से निर्जीव से किसी से भी देखने को मिल सकता है। ये होने के बाद इंसान चाहता है कि मेरी भी क्या निकल के आए, सेल्फ रेस्पेक्ट। और लास्ट में होता है सेल्फ ऑक्चुअलाइजेशन। सेल्फ ऑक्चुअलाइजेशन का मतलब स्वयं विश्लेषण, इंसान अपने जीवन के बारे में चलेगा, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट में क्या देखने को मिलता है, अगर पूछे कि सेल्फ ऑक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑक्चुअलाइजेशन का मतलब वो खुद से इंसान सवाल पूछता है कि क्या जो मैं करने को आया हूं वो मैं इस जीवन में करके गया या नहीं गया। तो वहां फिक्स है, सेल्फ ऑक्चुअलाइजेशन सब करेंगे, तुम मेहनत करोगे तो भी करोगे, और गांव में जो तालाब के कॉर्नर पे बैठ के बीड़ी फूक रहा है वो भी सेल्फ ऑक्चुअलाइजेशन करेगा। जीवन का वो दौर जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो इंसान बैठ के खुद से एक सवाल पूछता है कि क्या मैं जीवन में तमाम वो काम कर पाया जो काम करने के लिए मैं आया था। तो या तो उसको आंसर मिलता है यस या उसको मिलता है नो। तो अगर रेस है यस मिलता है तो डेफिनेटली, जैसे कि मैं जब अपने जीवन में सेल्फ ऑक्चुअलाइजेशन करूंगा तो मैं खुद से पूछूंगा कि सिद्धार्थ तू 360 डिग्री सीरीज को लेकर के आया, तब तूने 2-3 चीजें बोली थी कि स्लाइडें नहीं लाऊंगा, रेगुलरिटी मेंटेन करूंगा, नर्सिंग के सारे सब्जेक्टों लपेटूंगा और कंटेंट इतना जबरदस्त लाऊंगा जो ऑथेंटिक कंटेंट होगा और अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी कवर करूंगा। क्या तूने किया? तो मेरा दिमाग जो भी जवाब देगा वो यस एंड नो मिलेगा।
समझ में आ गया। आप भी अपने जीवन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करोगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ए हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड फिजियोलॉजिकल नीड इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आप लोगों को आराम से डिसाइड करना है कि आपको इधर से इधर की तरफ जाना है। समझ में आया चीज। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उम्मीद है कि आप लोगों के यस निकले कि हां मैं तमाम वो काम कर पाया जो काम करने के लिए मैं जीवन में आया था।